अच्छा, आज हमने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या आएगा? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमने देखा था कि उसको कभी कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, उसने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं इस तरह से करवाई हुई, वो किसी चीज़ की मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, अगर उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा अगर उसे कोई डिजीज़ रही है तो उसके लिए उसने क्या मेडिकेशन ली है। सो वेरी दैट गुड। ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। आस्क अबाउट रेलिवेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, क्योंकि अगर वो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जिसके साथ अभी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, कि हम मुझे ये फला फला मसला है, ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी लेंगे तो हमें डायग्नोज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड appropriate use of communication skill is obtaining the past medical history, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी क्वेश्चनिंग करनी है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि पेशेंट आपको अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उससे ओपन माइंडेड या क्लोज, सो ठीक है, तो जो पेशेंट है ना, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि आप उससे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे सके। किस किस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे आप? टू टाइप्स की पढ़ी थी ना आपने, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड में क्या होगा? ओपन एंडेड में आप उसको फ्री फॉर्म ऑफ आंसरिंग उसमें होगी, ठीक है, मतलब आप उसको इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो आपको आराम से फ्रीली जो है वो जवाब दे सके, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है। और क्लोज एंडेड में क्या होगा? आपने कहना है कि मैं आपसे फलां क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने बस बताना है कि वाकई में ऐसा है या नहीं, यस और नो, ठीक है। प्रीवियस एंजाइना इन द पेशेंट विद चेस्ट पेन कैन लीड टू हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट को एंजाइना की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मे बी उसकी हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर हो या इन फ्यूचर हार्ट फेलियर उसमें हो सके, ठीक है। सेकंड क्या है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर हेल्थ, उसे पूछेंगे अच्छा आप अपनी हेल्थ के बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। या उसको कह सकते हैं कि अच्छा हम ना आपको 10 मार्क्स देते हैं, या ठीक है, आप 10 में से अपने लिए कितने मार्क्स जो है उसका इंतखाब करेंगे, ठीक है। 10 नंबर में से किसको आप चूज करेंगे, ठीक है। अगर वो 8 कह रहा है, ठीक, या 9 कह रहा है, तो इसका मतलब है कि सिवियरिटी है, ठीक है। अगर वो 4 या 5 या 6 में है तो इसका मतलब वो माइल्ड है, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं नहीं पेन, सिर्फ मैं अपने पेन को 1 मार्क्स दे रहा हूँ या 2 दे रहा हूँ या 3, तो इसका मतलब अभी स्टार्टिंग ही है, ठीक है। आर यू हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम्स विद योर हेल्थ, अच्छा जो आपने मुझे सब कुछ बताया कि मुझे ये मसला है, ये मसला है, क्या इसके अलावा कोई ऐसा मसला जो आप मुझे ना बता रहे हो, आप भूल गए हो? तो अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स, अच्छा जो आपने मुझे मसले बताए इसके अलावा तो आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं ना है? कोई आप साइकोलॉजिकली कोई मेडिकेशन तो नहीं खा रहे, ठीक है। हाइपरटेंशन की मेडिसिन तो नहीं खा रहे, ठीक है। डायबिटिक तो नहीं आपको? आर यू ट्रीटेड फॉर एनी अदर मेडिकल कंडीशन, अच्छा अगर है आपको तो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और पर डे कितनी मेडिकेशन है आपकी, ठीक है, और किस डॉक्टर से या किस स्पेशलिस्ट से आप उसका इलाज करवा रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड इलनेस, अच्छा ये क्यों जरूरी है? इसमें भी पास मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है ना, कि अगर बचपन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कभी हुई। इसमें आ जाता है अस्थमा, कि आपको कोई पल्मोनरी डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, अनीमिया मतलब आपको ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, मतलब इसी से हिस्ट्री से समझ आ जाएगी कि उसको लंग्स में इश्यू तो नहीं। वो हमें चेस्ट पेन कह रहा है, चेस्ट पेन में तो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है ना, या फिर जीआईटी के प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, कि उसकी डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही तो बर्निंग सेंसेशन हो रही है उसको चेस्ट में, ठीक है। या फिर पल्मोनरी फंक्शन की वजह से भी हो सकती है, हार्ट की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, या अदर जो रेफर्ड पेन पैटर्न है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकती है। अनीमिया में क्या होगा? अगर वो एनीमिक है तो हमें पता चल जाएगा कि उसको ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, या हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होगी, या आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक। रिकेट्स में क्या होगा?
रिकेट्स बेसिकली हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अगर तो बच्चों में होगी तो उसको रिकेट्स कहेंगे, और अगर बड़ों में होगी तो उसको ओस्टियोमलेशिया कहेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या होगा? इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, दैट अटैक योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है, ठीक। मम्स, अब मम्स क्या है? Mumps is a viral infection that primarily affects saliva producing glands that are located your ears, मतलब जो ears के करीब जो saliva producing glands है ना, ठीक है, मेनली टारगेट उसको करेगा वो वायरस, ठीक है, मम्स का जो है। निमोनिया क्या होगा? ये भी इन्फेक्शन ही होगा, ठीक है, इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स योर लंग्स, एयर सैक, और एयर सैक का मतलब क्या होगा? एल्वेलाई। इसमें निमोनिया के सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? कफिंग हो सकती है, फीवर होगा, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, मे बी एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस, जब भी ITIS का लफ्ज आएगा इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन की बात है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, ठीक है, जो कवर किसको करती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Did you have any serious disease when you were a child? जब आप बच्चे थे तो कोई आपको ऐसा मसला तो नहीं हुआ था सीरियस जो आप नहीं मुझे बताना चाह रहे हैं, आप भूल गए हैं, या आपको चाहिए कि आप मुझे बताएं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है हम ये भी पूछेंगे, अच्छा जब बर्थ हुई थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई सही थी, और जब बर्थ हुई तो जब रोने का जो टाइम था, ठीक है, जब बेबी की बर्थ होती है तो वो रोता है ना, तो वो आप बर्थ के बाद रोए थे कि नहीं रोए थे, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है पूछने का कि हमें पता चल जाए उसका जो लंग्स है ना, ठीक है, उसका फंक्शन अच्छा है कि नहीं, ठीक। इस तरह की हिस्ट्रीज जो है आप पूछेंगे। सेकंड है अडल्ट इलनेस, ठीक है। अब जो उसको इलनेस हो सकती है वो डायबिटिक है, आपको कोई शुगर तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, या हाइपोटेंशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं हर किसी को हाइपरटेंशन हो, मतलब ब्लड प्रेशर का जो है वो फ्रॉम नॉर्मल रेंज जो है वो इंक्रीज हो बल्कि डिक्रीज हो सकता है। हार्ट डिजीज तो नहीं आपको किसी भी तरह की, आपका कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। रोमेटाइड आर्थराइटिस, आपको जोड़ों में तो नहीं दर्द है, ठीक है, स्मॉल जॉइंट्स में तो नहीं मसला होता, मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है, डिप्रेशन, अच्छा कोई टेंशन तो नहीं घर में आपको इस टाइम, या कोई इस तरह की परेशानी जिसने आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस किया और आप जो है वो डिप्रेशन की वजह से ही जो अपने बॉडी में पेन फील कर रहे हो। बैक पेन, अच्छा आपको बैक में दर्द तो नहीं है, कमर में तो नहीं दर्द आपको? अच्छा है तो फिर किस पॉइंट पे है, किस जगह पे है, ठीक है। हैव यू हैड एनी मेजर और क्रोनिक डिजीज, आपको कोई ऐसी डिजीज जो मुझे ना पता चल रही हो, ठीक है, आपको हो लेकिन आप बताने में डर रहे हो, तो आप मुझे काइंडली बता सकते हैं ताकि आपके ट्रीटमेंट में आसानी हो सके। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी, अच्छा अगर आपकी सर्जरी, मतलब अगर वो कहेगा कि मेरी सर्जरी हुई है तो उसे ये तो पूछेंगे ना कि किस पार्ट की हुई है, ठीक है, वाई, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे। एनी कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी? फॉर एग्जांपल सर्जरी से पहले मे बी उसको POP इंसर्ट किया हो, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उस वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर टाइट हो जाए तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है ना, ठीक है, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। तो उस वजह से क्या होगा कि जब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे लिम्ब जो है टाइट हो गया था, ठीक है, वहां की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी ड्यू टू पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पेनलेस सेंसेशन आएंगी, ठीक है, पल्स लेस, ठीक है, वहां पे हमें कोई भी चीज फील नहीं होगी, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी आ जाती है ये चीज। रिएक्शंस टू एनेस्थीसिया, अच्छा चलिए सर्जरी अगर आपकी हुई है तो सर्जरी से पहले एनेस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस वजह से तो नहीं आपको कोई रिएक्शन हुआ, क्योंकि सम टाइम कुछ पेशेंट्स को रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, एलर्जिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ठीक है, सूट नहीं करता। नेक्स्ट, ट्रॉमा, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी, अच्छा आपकी इंजरी हुई थी, ठीक है, किस बॉडी के पार्ट की हुई थी, ठीक है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है, उसके अलावा हाउ इंजर्ड, कितनी ज्यादा हुई थी, उसकी रेंज क्या थी, ठीक है, उसमें ब्लड लॉस कितना हुआ, ठीक,
और उसके बाद वेयर हॉस्पिटलाइज्ड, आप किस हॉस्पिटल में रहे या कितना अरसा रहे, ठीक, वहां पे आपको क्या फैसिलिटी मिली। Different sources include different questions to be asked while conducting a PMH past medical history, but in general they include the following. मतलब डिफरेंट चीजों के लिए, जाहिर सी बात है उसकी क्वेश्चनिंग भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिजीज के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमने क्वेश्चनिंग भी डिफरेंट करनी है, लेकिन कुछ जो है वो जनरल होंगे जो कि हम हर पेशेंट के लिए सेम करेंगे, ठीक है। जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, उसकी पहले हेल्थ देखेंगे कैसी है, ठीक, अच्छी है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है, नॉट एनी सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम प्रीवियस स्टेट, जो उसको पहले मसला था उसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस आई, आयरन में चेंजेस आई, ठीक है, उसकी जो बॉडी की जो फिजिक है उसमें चेंजेस आई, ठीक, या उसका जो कलर है स्किन का वो चेंज हुआ कि नहीं, इस तरह की फिर हम अपेयरनेस देखेंगे। जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, पास्ट इलनेस, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखना है कि उसको उससे पहले प्रीवियस कोई मसला तो नहीं था, कैंसर तो नहीं था, हार्ट डिजीज तो नहीं थी, हाइपरटेंशन तो नहीं थी, डायबिटिक तो नहीं था, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स तो नहीं है, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। Hospitalization, including all medical, surgical, and psychiatric hospitalization, note the date, reason, duration for the hospitalization. अच्छा, अब हमने क्या क्या देखना है, मेडिकल का जो भी रिकॉर्ड होगा उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, उसके अलावा जो भी उसकी सर्जरी होगी उसको भी देखेंगे, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे वो भी हम देखेंगे, अगर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड उसमें मेंशन है उसको भी देखेंगे, और उसके अलावा पेशेंट की कंडीशन में भी समझ आ जाएगी कि उसकी कंडीशन इस टाइम क्या है। नोट द डेट, फिर इसके अलावा हम डेट भी देखेंगे, ठीक है, कि डेट से ये समझ आ जाएगी हमें कि कितनी देर पहले जो है उसका ऑपरेट हुआ और कितने अरसे बाद हमारे पास आया। मे बी वो 1 वीक के बाद आ सकता है, 2 वीक के बाद आ सकता है, या 1 मंथ और 1 ईयर्स, या इससे भी ज्यादा ड्यूरेशन हो सकती है। रीजन जानने की कोशिश करेंगे, सर्जरी हुई तो किस चीज की हुई, क्यों हुई, ठीक है, और सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो किस तरह का यूज किया गया, ठीक है। और इसमें भी होता है ना कि फिक्सेशन वगैरह करनी हो या फिर बोन्स की अगर से रिलेटेड सर्जरी हो तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हम सारी टाइप्स को देखेंगे कि किस तरह की हुई। ड्यूरेशन फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हॉस्पिटल रहा आफ्टर सर्जरी या प्रीवियस सर्जरी, तो क्या हम देखेंगे कि कितनी देर तक वो हॉस्पिटलाइजेशन रहा। इंजरीज, अब इंजरीज किस तरह की हुई, एक्सीडेंटल इंजरी थी, ठीक है, नोट द टाइप, उसके टाइप देखेंगे, एंड डेट ऑफ इंजरी, कि कितनी देर पहले वो इंजरी हो चुकी थी। सर्जरीज में देखेंगे नोट द टाइप ऑफ प्रोसीजर, वही प्रोसीजर है कि किस टाइप की सर्जरी हुई, ठीक है, इंटरनली या एक्सटर्नली, कुछ चीजें जो है वो एक्सटर्नली भी होती हैं, ठीक है, आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स आई है उससे क्या होगा कि कैमरास के जरिए या डिफरेंट रेस के जरिए जो है वो इंटरनल अप्रोच होती है थ्रू एक्सटर्नली। डेट देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, सर्जन देखेंगे कि किस सर्जन ने की, ठीक, एंड एनी कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई भी इसको प्रॉब्लम है तो वो भी हम नोट डाउन करेंगे। एलर्जीज, ठीक है, नॉट एनी इन्वायरमेंटल, फूड और ड्रग एलर्जीज। अब एलर्जीज देखेंगे तो उसका कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, एलर्जीज भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं इन्वायरमेंटल के लिहाज से, ठीक है, कुछ लोगों को इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट सूट नहीं करते, ठीक है, कुछ ऐसा भी है कि वो ट्रैवलिंग की वजह से किसी और शहर या किसी और कंट्री में अगर माइग्रेशन हो जाए तो वहां पे भी इन्वायरमेंट जो है कुछ पर्सन को सूट नहीं करता, तो उसको एलर्जीज की शिकायत भी हो सकती है। फूड देखेंगे, ठीक है, कि उसको फूड से एनर्जी तो नहीं, सॉरी, एलर्जी तो नहीं है, ड्रग से तो कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि कुछ मेडिकेशन जो है कुछ पर्सन को, कुछ पेशेंट्स को सूट नहीं करती, तो वो स्किप होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी कोई कह रहा है कि मुझे एलर्जी है फलां मेडिसिन से, तो उसको आप रिकमेंड ना करें, या फिर अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप उसे जरूर पूछें किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी तो नहीं, ताकि आप उसको प्रिस्क्राइब ना करें। एज वेल एज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन हुआ तो किस तरह का रिएक्शन हुआ, ठीक है, एनाफाइलैक्सिस, रैशेस, इचिंग, रेडनेस हुई है, उसको वहां पे खारिश होती है, क्या मसला है। इम्यूनाइजेशन, अच्छा, अब उसकी इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है, कुव्वत मुदाफत से रिलेटेड चीज देखेंगे, और मेडिकेशन की कितनी कितनी हुई, कितने कितने उसने डोजेज लिए, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, ये सारा कुछ रिकॉर्ड फिर हम देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, टेक अ केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इम्यूनाइजेशन इंक्लूडिंग टेटनस, हम टेटनस का भी देखेंगे, टेटनस तो नहीं है उसको,
एनाफाइलैक्सिस होता क्या वैसे? एनाफाइलैक्सिस इज द वेयर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन होते हैं। सीवियर भी होता है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। रैशेज और इचिंग का तो आपको पता है। अच्छा, अब इसके बाद हम कहाँ आए थे? टेटनस पे, ठीक है। टेटनस क्या होता है? इज अ इन्फेक्शन कास्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरिया होता है और जो कि बहुत ही जल्दी एक बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करता है, जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए बहुत जल्दी माइग्रेट कर जाती है पूरी बॉडी में। इसीलिए अगर रोड एक्सीडेंट हो तो उसमें टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है, ठीक है, टीटी। इसलिए कि वो जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है वो बहुत ही जल्दी पॉइजनस काज कर देता है विद इन बॉडी। पोलियो, पोलियो क्या होता है? पोलियो को हम पोलियोमिलाइटिस भी कहते हैं। इज अ डिसएबिलिटी या डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पोलियो क्या है? पोलियोमिलाइटिस भी कहेंगे। इज अ डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कास्ड बाय द पोलियो वायरस। और ये वायरस कैन बी स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को। और जब स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगा तो पैरालिसिस के सिम्टम्स सिर्फ होंगे। हेपेटाइटिस क्या होता है? जब भी IITIS का वर्ड इस्तेमाल हो तो पता चल ही रहा है कि इन्फ्लेमेशन है। और हैपा किसको कहते हैं? लीवर को। उसका मतलब क्या है? लीवर में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है। और लीवर क्या है? वाइटल ऑर्गन है। मतलब हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा ब्लड की कंसंट्रेशन होती है वो कहाँ होती है? लीवर में, ठीक है। अगर लीवर डैमेज है तो हमारा ब्लड, जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो भी प्रॉब्लम में होगी, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। और अगर ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो क्या क्या मसले आएंगे? न्यूट्रिशनल सप्लाई अच्छी नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रहा है वो कौन है? ब्लड। और ऑक्सीजन को भी कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड। हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मम्स, रुबेला। अच्छा, मीजल्स क्या होते हैं? ये भी इन्फेक्टियस वायरस डिजीज है, ठीक है, काजिंग फीवर एंड रेड रैशेस। और वैसे ये टिपिकली कब होंगे? चाइल्डहुड में, ठीक है, बचपन में होते हैं। मम्स क्या है? रुबेला। मम्स हम पढ़ चुके हैं। रुबेला ये भी एक मम्स की टाइप है। मीजल्स क्या है? दोबारा से रिपीट करती हूँ, एन इन्फेक्टियस वायरल डिजीज होती है। उसमें क्या क्या होगा? रैशेस होंगे। और ये कब होगा? बचपन में। और मीजल्स और रुबेला ये दोनों तकरीबन एक ही क्लास के हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये इसमें लो ग्रेड फीवर आ जाएगा, ठीक है, इसमें गला भी खराब होगा, सोर थ्रोट, रैशेस भी आएंगे जो कि फेस से स्टार्ट होंगे और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जर्मन मीजल्स भी है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, अटैक करेगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अच्छा, सब्सटेंस अब्यूज, नॉट एनी अल्कोहल, ना सिर्फ अल्कोहल है, टोबैको है, इंक्लूड टाइप, अमाउंट एंड ड्यूरेशन। इसकी अमाउंट की कितनी अमाउंट में वो ले रहा है, ठीक है। अगर इसका एडिक्शन है, ठीक है, ड्रग्स अब्यूज कर रहा है तो उसमें उसकी अमाउंट क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, एक दिन में कितने टाइम वो ले रहा है, या पर वीक्स कितनी ड्यूरेशन है उसकी, ठीक है। एज वेल एज एनी पास्ट ट्रीटमेंट और ड्रग रिहेबिलिटेशन। अपनी ड्रग्स के से रिलेटेड तो ट्रीटमेंट करवा रहा कोई, ठीक है, या ड्रग्स रिहेबिलिटेशन के इससे बचने के लिए वो रिहेबिलिटेशन प्लानिंग को तो नहीं फॉलो कर रहा। तो हम ये भी सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट है डाइट। Ask about everything the patient has eaten the day before and for the past week. अच्छा से कहेंगे, अच्छा आपने आज क्या खाया या कल क्या खाया, कम से कम हम एक हफ्ते की डाइट के बारे में उससे सारा पूछ लेंगे। नोट द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम एंड डू अ न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि अच्छा जो उसने फूड खाई वो किस तरह की थी, ठीक, उसकी नेचर क्या थी, आपको पता है किस तरह की नेचर है उसकी। और उसका सारा हम जो न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट है उसकी हम बना लेंगे, जो हमारी हिस्ट्री टेकिंग है उसी में, ठीक है। स्लीप के बारे में पूछेंगे, फॉर बेड टाइम प्रॉब्लम्स, आपको सोते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, आप दिन में तो नहीं सो रहे होते, ठीक है,
अवेकनिंग एट नाइट, रात को सोते थे जाग तो नहीं आ जाती, ठीक है, या आपकी जो दर्द है, जो आपकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको नींद आपकी खराब तो नहीं हो जाती, आपको जाग तो नहीं आ जाती, ठीक है, या जो आपकी प्रॉब्लम है इस वजह से आप सारा दिन सोते तो नहीं रहते, मतलब लेजीनेस तो नहीं फील कर रहे होते, ठीक है, हर टाइम थकावट फील करना, ठीक। रेगुलरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, आपकी जो नींद है वो बाकायदा से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, जितनी आपकी स्लीप होनी चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग उतनी है कि नहीं है, ठीक है, मिनिमम 6 to 7 और पर डे। ठीक। अल्टरनेटिव थेरेपीज हम पूछेंगे, इसमें क्या क्या आएगा। अल्टरनेटिव थेरेपीज में अकुपंचर, मसाज, हर्बल मेडिसिन, वाइटामिन, हम उस जब मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास होगी मेडिकेशन से अकॉर्डिंग, तो हमें पता चल जाएगा वाइटामिन सब उसकी हैं कि नहीं, सप्लीमेंटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, अकुपंचर थेरेपी तो नहीं उसने करवाई हुई, मसाज तो नहीं करवा रहा, ठीक है, और अगर करवा रहा है तो उसका प्रोसेस सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि रिवर्स में जा रही है, इंस्टेंट के मसल सही हों, वो मसाज का उसका जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सही नहीं यूज हो रहा, तो वो मसल जो है स्पैज़म में तो नहीं जाने शुरू हो गए, ठीक है। हर्बल मेडिसिन, अगर मेडिसिन तो नहीं खा रहा हर्बल भी। ऑब्स्टेट्रिक या गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक क्या होती है? is a field of study concentrated on pregnancy, childbirth and the postpartum period, ठीक है, तीनों चीजों को ये करती है मैनेज, प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को और पोस्टपार्टम पीरियड को, ठीक है, ये भी गायनेकोलॉजिकली आ जाती है, बस थोड़ा सा इनमें फर्क है। और ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है? जिसने इसके स्पेशलाइजेशन की हो, ठीक है, तो उसका क्या काम होता है? समवन हु स्पेशलाइज इन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। आगे कह रहा है कि इंक्लूड टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज वेयर दे आर फुल टर्म, preterm, miscarriage, abortions, living, as well as any complication include menopause, include sexual history and any history of sexual transmitted disease। हमने उससे सारी उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी थी आपके, पहले कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके कितने मिसकैरेज हुए, अबॉर्शंस, ठीक, उसके बाद आपको कभी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, इंक्लूड मीनोपास, उसके बाद कोई आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे है बर्थ हिस्ट्री, डिटेल ऑफ लेबर एंड डिलीवरी ऑफ पेशेंट्स, वही कि आपने उससे सारी बर्थ रिलेटेड हिस्ट्री भी आपने पूछ लेनी है। आप और ड्यूरिंग बर्थ जो है मैटरनल का हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया, ठीक है, जो माँ थी उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं, सम टाइम ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग बर्थ जो है मैटरनल का क्या होता है, जो माँ होती है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, या शुगर लेवल हाई अप या डाउन हो जाता है, तो जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उस वजह से जो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती है, या फिर मेटरनल में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है, या फिर चाइल्ड में, और सम टाइम जो है वो दोनों ही सेव एंड साउंड रहते हैं, और सम टाइम दोनों में ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और सबसे ज्यादा जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होंगे वो पैरालिसिस होगा, ठीक है, वन साइड का भी हो सकता है, या पर लोअर, और किसी ना किसी एक ऑर्गन को इसने अफेक्ट करना होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, plots of height, weight, head, circumference are standard content of pediatric record developmental milestone। अच्छा, फिर से उसकी हाइट और हेड का सरकमफेरेंस हम सारा कुछ देखेंगे कि ठीक है, हेड का साइज तो नहीं बड़ा हो गया, अगर बड़ा हो गया तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें CSF फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि हेड का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना हमारी ब्रेन में, ठीक है, CSF फ्लूइड उसमें होता है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स का साइज जो है वो CSF फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से बड़ा हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंटेंट ऑफ पीडियाट्रिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसके बाद हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में पूछना है कि इसमें तो नहीं प्रॉब्लम, सीटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सब चीजें जो है वो टाइम में ही हुई हैं, उसमें डिले तो नहीं कोई हुआ। डेमोग्राफिक्स में आ जाएगा, पेशेंट डेमोग्राफिक्स
form the core of the data for any medical institution. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो डेमोग्राफी है ना, ठीक है, वो सबसे मेन चीज है। जाहिर सी बात है, एज पूछेंगे, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो एज रिलेटेड होती हैं, ठीक है, वो पूछ लेंगे। उसके अलावा पास मेडिकल हिस्ट्री की भी बात इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो हमें जो है वो डायग्नोज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दे अलो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पेशेंट एंड हिज categorization into categories for the purpose of statistical analysis। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन में हमें मसला फिर नहीं होगा अगर हमें जो है वो डेमोग्राफिकल डाटा मिल जाएगा, और हम उसको अच्छे तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि ये इस डिजीज में फॉल हो रही है, ठीक है, या हो रहा है। In my work, I have found that there are more or less 5 different ways of interpreting the term demographics। अब डेमोग्राफिक्स के लिए हम 5 जो है वो वेज यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, डेट ऑफ